देखिए, आगे है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में है ह्रास, प्रावधान और संचय। अधिगम उद्देश्य मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है? ह्रास के अर्थ को समझा सकेंगे और ह्रास, रिक्तीकरण एवं परिशोधन में अंतर कर सकेंगे। ह्रास लगाने एवं इसके कारणों की पहचान की आवश्यकता को बता सकेंगे। सीधी रेखा एवं क्रमागत पद्धतियों के द्वारा ह्रास की गणना कर पाएंगे। परिसंपत्ति पर ह्रास और निपटान के संदर्भ में लेन-देनों का विलेखन कर सकेंगे। प्रावधान एवं संचय की व्यवस्था के अर्थ एवं उद्देश्य को समझा सकेंगे। प्रावधान एवं संचय में अंतर कर सकेंगे। गुप्त संचय सहित भिन्न प्रकारों प्रावधान और संचय की प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे। देखो, ह्रास क्या होता है? ह्रास मतलब का इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। सामान्य रूप में मूल्य ह्रास का अर्थ है उपयोग, समय बीतने अथवा अप्रचलन के कारण स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। यदि एक व्यावसायिक इकाई कोई मशीन खरीदती है और उसे उत्पादन के लिए प्रयोग में लाती है तो उपयोग के कारण मूल्य में कमी आएगी। स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आती है और इस कमी को तकनीकी रूप से मूल्यह्रास कहते हैं। एक लेखांकन शब्द के रूप में ह्रास स्थायी परिसंपत्ति की लागत का वह भाग है जो उपयोग एवं अथवा समय बीतने के कारण समाप्त हो चुका है। अतः ह्रास बीती हुई वह लागत अथवा व्यय है जो किसी दिए गए लेखांकन वर्ष के आगम में से घटाई गई है। ह्रास का अर्थ। ह्रास का वर्णन हम स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में स्थायी, सतत एवं धीरे-धीरे हो रही घटोतरी के रूप में कर सकते हैं। यह व्यवसाय में परिसंपत्ति की लागत के क्षीण होने पर न कि बाजार मूल्य पर आधारित है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन (IMCA) के अनुसार ह्रास पर परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य में इसके उपयोग एवं अथवा समय बीतने के कारण आई घटोतरी को कहते हैं। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक 6 के अनुसार यह अवक्षेण योग्य परिसंपत्ति में घिसावट, उपभोग अथवा कीमत में कोई अन्य कमी जो उपयोग समय के व्यतीत होने अथवा तकनीक एवं बाजार में परिवर्तन के कारण अप्रचलित होने से हुई है, का मापन है। ह्रास का निर्धारण परिसंपत्ति के संभावित उपयोगी जीवन काल में प्रति लेखांकन अवधि में ह्रास की राशि के संतोषजनक भाग को व्यय दर्शाने के लिए किया जाता है। ह्रास में उन सभी परिसंपत्तियों का अपलेखन सम्मिलित होता है जिनकी जीवन अवधि पूर्व निर्धारित है। ह्रास का विषय अथवा इसका आधार परिसंपत्ति होती है। ह्रास योग्य परिसंपत्तियों के उदाहरण हैं मशीन, संयंत्र, फर्नीचर, भवन, कंप्यूटर, ट्रैक, वैन, उपकरण इत्यादि। ह्रास एक निर्धारित अवक्षेती राशि है जो या तो ऐतिहासिक लागत अथवा ऐतिहासिक लागत की वह पूरक राशि घटाए गए अनुमानित अवशिष्ट मूल्य सहित हो सकती है। ह्रास राशि के निर्धारण में बिंदु परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल। इसके बिंदु हैं: पहला, उद्यम द्वारा आंका गया अवक्षेण योग्य परिसंपत्ति का जीवन काल। दूसरा है अन्य उद्यम द्वारा समान परिसंपत्ति से उत्पादन की मात्रा। ह्रास की विशेषताएं। यह स्थायी परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य का अवक्षेण है। अवक्षेण मतलब वही डेप्रिसिएशन। इसमें समय के बीतने, उपयोग करने अथवा प्रचलन से बाहर होने से मूल्य में हानि सम्मिलित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह बीती हुई लागत है, इसीलिए कर योग्य लाभ की गणना से पूर्व से घटाना आवश्यक है। यह गैर रोकड़ व्यय है, इससे किसी प्रकार की रोकड़ का प्रवाह नहीं होता है। यह पहले से किए गए पूंजीगत व्यय को समाप्त करने की प्रक्रिया है। ह्रास एवं इससे मेल खाते शब्द। रिक्तीकरण एवं परिशोधन जो ह्रास के संबंध में प्रयुक्त होते हैं, इसका कारण इनका समान लेखांकन व्यवहार है। चूंकि ये शब्द विभिन्न परिसंपत्तियों की उपयोगिता समाप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिक्तीकरण। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों को खोदकर निकालने के संदर्भ में किया जाता है, जैसे खाने और खदानें इत्यादि।
इससे माल अथवा परिसंपत्ति की मात्रा की उपलब्धता घट जाती है। खान की कीमत में घटोतरी को रिक्तीकरण कहते हैं। दूसरा है परिशोधन। परिशोधन से अभिप्राय पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, ख्याति जिनका एक निश्चित अवधि के लिए ही उपयोग किया जाता है, मूल्य को पुस्तकों में व्यय दिखाकर समाप्त करने से है। अमूर्त परिसंपत्ति की लागत एक भाग का अपलेखन या एक अवधि में उसको समाप्त दिखाने के लिए प्रक्रिया एक ही है। व्यय दिखाई गई राशि तकनीकी रूप से परिशोधन कहलाती है। ह्रास के कारण। पहला है क्षय एवं गिरावट अथवा समय की समाप्ति के कारण मूल्य में कमी। क्षय एवं गिरावट का अर्थ है क्षमता में कमी एवं परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट जो इसके आय अर्जन के लिए व्यवसाय प्रचालन में उपयोग के कारण होती है। दूसरा है कानूनी अधिकार की समाप्ति। व्यवसाय के लिए कुछ परिसंपत्तियों का मूल्य उनको उपयोग करने का करार पूर्व निश्चित समय की समाप्ति पर खत्म हो जाता है। उदाहरण पेटेंट्स, कॉपीराइट और पट्टा आदि। तीसरा है अप्रचलन। स्थायी परिसंपत्तियों के ह्रास का एक और तत्व अप्रचलन है, अर्थात समय अनुकूल न होना और प्रचलन से दूर हो जाना। चौथा है असामान्य तत्व। किसी परिसंपत्ति की उपयोगिता में कमी हुई कमी कुछ असामान्य कारकों से भी हो सकती है, जैसे आग से दुर्घटना, भूचाल, बाढ़ आदि। दुर्घटनाजन्य हानि स्थायी होती है, लेकिन लगातार या क्रमिक नहीं होती। उदाहरण के लिए एक दुर्घटनाग्रस्त कार का मरम्मत के पश्चात भी बाजार में पहला मूल्य नहीं रहेगा, यद्यपि इसको उपयोग में नहीं लाया गया है। ह्रास की आवश्यकता। लेखांकन अभिलेखों में ह्रास के लिए प्रावधान की आवश्यकता संकल्पना, वैधानिक एवं व्यवसाय में व्यवहारिकतावश होती है। इसके कारण ह्रास एक व्यावसायिक व्यय के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ह्रास एवं लागत का मिलान। दूसरा है कर के लिए महत्व। तीसरा है सत्य एवं उचित वित्तीय स्थिति। चौथा है कानून का अनुपालन। ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व। परिसंपत्ति की लागत, अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य, ह्रासमान मूल्य, अनुमानित उपयोगी जीवन काल। आगे है ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियां। किसी एक लेखा वर्ष में लगाई जाने वाली अवक्षेत राशि उसके ह्रासमान एवं उसके आवंटन की पद्धति पर निर्भर करती है। इसकी दो विधियां हैं जिनको कानून ने निश्चित किया है तथा जिन्हें भारत में पेशेवर लेखांकन व्यवहार में लागू किया गया है। ये विधियां हैं, पहली है सीधी रेखा विधि, दूसरी है क्रमागत विधि। अन्य पद्धतियां भी हैं जैसे कि वार्षिक वृत्ति विधि, मूल्य ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी विधि, वर्षों के अंकों की योग विधि, दोहरी क्रमागत ह्रास विधि जिसे अवक्षयण की राशि तय करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसमें पूछ सकता है कि ये वर्ड दे सकता है कि ये किससे संबंधित है। उचित पद्धति का चयन निम्न पर निर्भर करता है। पहला है संपत्ति के प्रकार पर, ऐसी संपत्ति के उपयोग की प्रकृति पर, व्यवसाय में प्रचलित परिस्थितियों पर और लेखांकन मानक 6 के अनुसार चयन। आगे है ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियां। ये तो बता ही दिया, ये 6 पॉइंट हो गए। लेखांकन मानक 6 के अनुसार चयन की गई मूल्य ह्रास पद्धति को एक अवधि से दूसरी अवधि के समान रूप से लागू करना चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियों में ही मूल्य ह्रास पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब देखो, इसको देखते हैं सीधी रेखा पद्धति। ह्रास लगाने का यह सबसे पुरानी एवं बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। यह पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में समान रूप से प्रयोग की जाएगी। इसे सीधी रेखा कहते हैं क्योंकि यदि ह्रास की राशि एवं संबंध समय को ग्राफ पर दर्शाया जाए तो एक सीधी रेखा बन जाती है। ये देखिए 2001, 2002, 2003 और ये ह्रास का मूल्य है, ये मूल्य है, ये ईयर है। ये देखो सीधी रेखा। इसे स्थायी पद्धति भी कहते हैं क्योंकि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में प्रतिवर्ष ह्रास की राशि एक समान होती है। इस पद्धति के अनुसार परिसंपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक लेखांकन वर्ष में स्थिर एवं समान राशि को
भार के रूप में दर्शाता है। प्रतिवर्ष ह्रास की राशि इस प्रकार से लगाई जाती है कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में इसकी मूल्य लागत घटाकर उसके अवशिष्ट मूल्य के बराबर आ जाती है। इसे मूल्य लागत पर स्थायी प्रतिवर्ष विधि भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष मूल्य लागत या वास्तव में ह्रासमान लागत को समान प्रतिशत से मूल्य ह्रास के रूप में समाप्त किया जाता है। इस विधि में अवक्षेण राशि की गणना निम्न सूत्र लगाकर की जाती है। ये सूत्र है, देखो, ह्रास बराबर होता है परिसंपत्ति की लागत माइनस अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य बटा परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल। सीधी रेखा विधि में ह्रास की दर परिसंपत्ति के कुल मूल्य का प्रतिशत होती है, जिससे परिसंपत्ति पर उपयोगी जीवन काल में अवक्षेण के रूप में व्यय भार लगाया जाता है। ह्रास की दर इस प्रकार निकाली जाती है। ह्रास की दर बराबर होता है वार्षिक ह्रास राशि बटा अधिग्रहण लागत गुणा 100। इस उदाहरण को देखें। परिसंपत्ति की मूल लागत 2,50,000 रुपए है तथा उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष एवं अवशिष्ट मूल्य का अनुमान 50,000 रुपए लगाया गया है। प्रतिवर्ष लगाई जाने वाली ह्रास की राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी। वार्षिक ह्रास राशि बराबर परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत माइनस अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य बटा परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल। 2,50,000 माइनस 50,000 बटा 10 बराबर 20,000। ह्रास की दर इस प्रकार निकाली जाएगी। ह्रास की दर बराबर वार्षिक ह्रास राशि बटा अधिग्रहण गुणा 100। तो ह्रास की दर बराबर होगी 20,000 बटा 2,25,000 गुणा 100 बराबर 8%। अब आगे है सीधी रेखा विधि के लाभ। सीधी रेखा विधि के कुछ लाभ हैं जो नीचे दिए गए हैं। यह बहुत सरल विधि है, इसको समझना एवं इसका उपयोग सरल है। इसकी सरलता के कारण व्यवहार में बहुत लोकप्रिय है। परिसंपत्ति पर ह्रास लगाकर इसका शुद्ध अवशेष मूल्य या शून्य मूल्य पर लाया जा सकता है। इसीलिए इस विधि से संपत्ति के पूरे ह्रासमान मूल्य को इसके उपयोगी जीवन काल में बांटना संभव हो पाता है। प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में एक ही राशि लिखी जाती है। इससे विभिन्न वर्षों के लाभों में तुलना करना सरल हो जाता है। यह विधि उन परिसंपत्तियों के लिए उचित रहती है जिनका उपयोगी जीवन का सही अनुमान लगाया जा सकता है एवं जहां संपत्ति के उपयोग में प्रतिवर्ष एकरूपता है, जैसे पट्टे पर लिया गया भवन। सीधी रेखा विधि की कुछ सीमाएं हैं। यद्यपि सीधी रेखा विधि सरल है एवं इसको लागू करना आसान है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जो नीचे दी गई हैं। यह पद्धति इस दोषपूर्ण अवधारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति की उपयोगिता विभिन्न लेखा वर्षों में समान रहती है। समय के साथ परिसंपत्ति की क्षमता कम होती जाती है तथा मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्चा बढ़ता जाता है। इसीलिए इस पद्धति में लाभ पर प्रभार ह्रास एवं मरम्मत दोनों को मिलाकर कुल राशि परिसंपत्ति के पूरे जीवन काल में समान नहीं होगी, बल्कि यह प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी। दूसरी है क्रमागत पद्धति। इस पद्धति में ह्रास परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर प्रभार होता है। पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक ह्रास राशि से घटता चला जाता है। इसे ह्रासमान शेष पद्धति भी कहते हैं। ह्रासमान शेष पद्धति। इस पद्धति में ह्रास की राशि की गणना प्रत्येक लेखांकन अवधि के प्रारंभ में दिए गए परिसंपत्ति के मूल्य पर पूर्व निर्धारित अनुपात प्रतिशत से की जाती है। ह्रास राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है। चित्र 7.2। ये देखो 2012, 13 और 14। यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 है। ये देखो यहाँ पर ये कम है, ये कम है, ये डाउनवर्ड जा रही है। उदाहरण के लिए एक परिसंपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपए है तथा इस पर ह्रास क्रमागत पद्धति के अनुसार 10% प्रतिवर्ष की दर से लगाया जाता है। इसमें ह्रास की राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी। ह्रास प्रावधान, अच्छा, चैप्टर का नाम है। ह्रास एक वर्ष में 2 लाख गुणा 10 बटा 100 बराबर 20,000। अपलिखित मूल्य यानी कि एक वर्ष के अंत में 2 लाख माइनस 20,000 बराबर 1,80,000 होगा। फिर ह्रास 2 निकालेंगे। 1,80,000 बटा 100 गुणा 100 बराबर 18,000 होगा। फिर अपलिखित मूल्य क्या होगा? 1,80,000 माइनस 18,000, क्योंकि निकाल चुके हैं। 1,62,000। फिर 1,62,000 पे निकलेगा तो 1,45,000 आएगा वो। फिर ऐसे ही लास्ट तक चलता रहेगा। 1,62,000 पे आएगा, 1,45,000, 80,000, 1,45,800। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। इसी कारण से इसे क्रमागत ह्रास किस्त अथवा ह्रासमान मूल्य पद्धति भी कहते हैं।
यह पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय को होने वाला लाभ संपत्ति के पुराने होने के साथ घटता जाता है। चित्र 7.2। इसका कारण प्रतिवर्ष परिसंपत्ति खाते के निरंतर घटते हुए शेष पर पूर्व निर्धारित प्रतिशत से गणना करना है। इसी कारण से बाद के वर्षों की अपेक्षा आरंभ के वर्षों में अवक्षय भार के रूप में बड़ी राशि वसूल की जाती है। अपलिखित मूल्य पद्धति में ह्रास की दर की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। ये देखो, R बराबर हो सकता है 1 - n √s/c ब्रैकेट इंटू 100। यहाँ पे R क्या है? अवक्षय की दर है, मतलब वो किस रेट से घट रहा है। N अनुमानित उपयोगी जीवन काल है। S अवशिष्ट मूल्य है। C परिसंपत्ति की लागत है। उदाहरण के लिए ट्रक की मौलिक लागत होगी 9 लाख रुपए एवं से 16 वर्षों के जीवन के बाद इसका अवशेष मूल्य हो गया 50,000 रुपए। तब ह्रास की दर, उचित दर की गणना कैसे होगी? R बराबर 1 - ये 16 और अंडर रूट में है 50,000 बटा 9 लाख गुना 100, तो 1 - 0.834 गुना 100 बराबर आ गया 16%, 16.6%। क्रमागत पद्धति के लाभ। यह पद्धति अधिक वास्तविक अवधारणा पर आधारित है कि समय के व्यतीत होने के साथ परिसंपत्ति से लाभ कम होता जाता है, इसीलिए आवश्यकता लागत के उचित आवंटन की है। क्योंकि प्रारंभ के दिनों में जब परिसंपत्ति की उपयोगिता अधिक होती है, तब अधिक ह्रास लगाया जाता है, जबकि बाद के वर्षों में कम जब परिसंपत्ति की उपयोगिता कम हो जाती है। इसके कारण ह्रास एवं मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष भार लगभग समान रहता है। आयकर अधिनियम करावधान के लिए इस विधि को स्वीकार करता है। चूंकि प्रारंभ के वर्षों में लागत का बड़ा भाग समाप्त कर दिया जाता है, अतः अप्रचलन के कारण हानि कम हो जाती है। यह पद्धति स्थायी परिसंपत्तियों के यथा योग्य होती है, क्योंकि यह अधिक समय तक चलती है एवं समय की समाप्ति के साथ इसकी मरम्मत एवं रखरखाव पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। क्रमागत ह्रास विधि की सीमाएं। यद्यपि क्रमागत ह्रास विधि अधिक वास्तविक अवधारणा पर आधारित है, फिर भी इसकी सीमाएं हैं जो निम्न है। पहला, ह्रास अपलिखित मूल्य पर निश्चित प्रतिशत से निकाला जाता है। परिसंपत्ति की लागत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। परिसंपत्ति की मूल्य कमी भी शून्य नहीं हो सकती। दूसरा, ह्रास की उपयुक्त दर निश्चित करना कठिन हो जाता है। अब यह है सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रास विधि तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। व्यवहार में ह्रास की राशि की गणना के लिए सीधी रेखा विधि एवं क्रमागत ह्रास विधि का उपयोग किया जाता है। इन दो विधियों में से निम्न बिंदुओं पर के आधार पर अंतर है। देखो, इसमें ये जो अंतर है वो टेबल फॉर्म में समझा रखा है, ये ज्यादा आसान है समझना। टेबल फॉर्म में अंतर का आधार देखो, पहले इसमें अंतर का आधार देखते हैं। ह्रास लगाने का आधार, ठीक है, तो सीधी रेखा में होता है मूल लागत। क्रमागत पद्धति में पुस्तक मूल्य अर्थात मूल लागत घटा आज तक की तिथि तक का ह्रास, ठीक है। वार्षिक ह्रास, अंतर का आधार है वार्षिक ह्रास। सीधी रेखा में क्या होगा? प्रतिवर्ष स्तर यानी कि एक समान, और क्रमागत में प्रतिवर्ष घटता है। तीसरा है ह्रास एवं मरम्मत की पूरी लाभ हानि खाते पर भार। ये सीधी रेखा में क्या होगा? प्रतिवर्ष असमान अंतिम वर्षों में बढ़ता है, और ये क्रमागत में क्या होगा? प्रतिवर्ष लगभग समान, ठीक है। चौथा है आयकर कानून द्वारा मान्यता, सीधी रेखा को मान्यता नहीं है और जो क्रमागत है उसको मान्यता है। उपयुक्तता, सीधी रेखा की उपयुक्तता क्या है? उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त जिनमें मरम्मत खर्च कम होता है, अप्रचलन की संभावना कम रहती है तथा अवशिष्ट मूल्य उसकी अवधि पर निर्भर करता है। जबकि क्रमागत की उपयुक्तता क्या है? उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त रहती है जिन पर तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है तथा समय व्यय बढ़ता है। ये इस डायग्राम में जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसको बाद में डायग्राम से समझा रखा है। अब आगे है सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रास विधि की तुलनात्मक विश्लेषण। ये तो कर लिए। अब है ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियां। ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियां। स्थायी परिसंपत्तियों पर ह्रास का लेखा पुस्तकों में अभिलेखन दो प्रकार है। लेखा पुस्तकों में अभिलेखन दो प्रकार से है। पहला,
परिसंपत्ति खाते पर ह्रास का लगाया जाना। दूसरा, ह्रास पर प्रावधान खाता या संचित ह्रास खाता बनाना। परिसंपत्ति खाते पर ह्रास का लगाया जाना। इस व्यवस्था के अनुसार ह्रास को परिसंपत्ति की मूल लागत में से घटाया जाता है, परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है व लाभ हानि खाते पर भार लगाया जाता है। नाम पक्ष में लिखा जाता है, मतलब नाम का मतलब हो गया डेबिट। इस विधि में रोजनामचा प्रविष्टि निम्न होगी। देखो, ये रोजनामचा की प्रविष्टि है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। परिसंपत्ति के क्रय के अभिलेखन पर संपत्ति खाता नाम कर दिया। केवल क्रय के वर्ष में स्थायी भाड़ा व्यय परिसंपत्ति की लागत और नगद उधार। दूसरा है, निम्नलिखित दो प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाएंगी। पहला, परिसंपत्ति की लागत के ह्रास राशि घटाने पर ह्रास खाता हो गया, उसका नाम कर दिया उसको, मतलब डेबिट कर दिया उसको ह्रास राशि से, परिसंपत्ति खाते से। और बी है, ह्रास राशि का लाभ हानि खाते पर प्रभाव के लिए लाभ हानि खाता ह्रास खाते से उसको डेबिट कर दिया अवशिष्ट राशि से। आगे देखिए, तुलन पत्र व्यवहार। ये तुलन पत्र व्यवहार कोई ऐसा ही है। परिसंपत्ति का निपटान या विक्रय। परिसंपत्ति का निपटान या विक्रय मतलब कोई भी परिसंपत्ति कैसे बेचते हैं उसका, उसके बारे में है। परिसंपत्ति का निपटान या तो कै इसके स्व मतलब इस पहला प्रकार हो गया, उसमें क्या है ये, इसके सामान्य जीवन काल के अंत में, अथवा ख इसके उपयोगी जीवन के मध्य प्रचलन से के बाहर अथवा अन्य असामान्य कारण से हो सकता है। ये निपटान के कारण है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि इसका विक्रय इसके उपयोगी जीवन काल के अंत में किया जाता है तो परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को अवशिष्ट मूल्य मानकर परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। अब ये वर्ड जो है ना वो मतलब इनको याद करना पड़ेगा कि ये किस में लिखा जाता है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में। क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा तथा शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां इस प्रकार की जाएंगी। ये देखो, ये प्रविष्टियां इसको देख सकते हैं। परिसंपत्ति को अवक्षय मानकर उसका विक्रय बैंक खाता परिसंपत्ति से उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर परिसंपत्ति खाते के शेष का हस्तांतरण कर दिया। फिर इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके होंगे। लाभ की स्थिति में परिसंपत्ति खाते में लाभ हानि खाते में वो भी क्रेडिट कर दिया, और हानि होने पर लाभ हानि खाते परिसंपत्ति में फिर भी क्रेडिट कर दिया। लाभ हो या हानि दोनों को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है यदि ह्रास के अभिलेखन के लिए ह्रास पर प्रावधान संचित ह्रास खाता खोला गया है तो उपरोक्त प्रविष्टियों से पहले ह्रास प्रावधान संचित ह्रास खाते के शेष को परिसंपत्ति खाते में निम्न रोजनामचे प्रविष्टि के अभिलेखन हस्तांतरित किया जाएगा। ह्रास पर प्रावधान खाता परिसंपत्ति से उसको क्रेडिट करेंगे। अभी एक वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, उदाहरण दे रखा है, उसको समझ सकते हैं। फिर आगे है ह्रास पर प्रावधान या संचित खाता। संचित ह्रास खाता क्या होता है, देखो। इस विधि से परिसंपत्ति पर लगाई गई ह्रास राशि एक अलग खाते में संचित होती है, जिसे ह्रास पर प्रावधान अथवा संचित ह्रास कहते हैं। राशि ह्रास की राशि के इस प्रकार के संचयन के कारण परिसंपत्ति खाता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है तथा इसके उपयोगी जीवन काल के हर आने वाले वर्षों में लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाता है। ह्रास के अभिलेखन की इस विधि की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई हैं। पहला, परिसंपत्ति खाता इसके पूरे जीवन काल में से मूल लागत पर ही दर्शाता है। दूसरा, ह्रास की राशि को प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में परिसंपत्ति खाते में समायोजन करने के स्थान पर एक अलग खाते में समेकित किया जाता है। अब ये इसकी प्रविष्टियां हैं, ये कोई याद रखने की कोई बात नहीं है, इसको देख सकते हो आप। और ये इसका एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। फिर है परिसंपत्ति का निपटान, ये वापस आ गया पेज। अभी आगे है परिसंपत्ति निपटान खाते की उपयोगिता। इसकी क्या उपयोगिता होती है वो देखिए। परिसंपत्ति निपटान खाते की संरचना एक ही खाता शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्ति की बिक्री से संबंधित सभी लेन देनों को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए की जाती है। संबंधित अन्य परिसंपत्ति की मूल लागत, परिसंपत्ति परास की तिथि तक संचित ह्रास, परिसंपत्ति का विक्रय मूल्य, संपत्ति का शेष भाग जिसे उपयोग में रख लिया गया है एवं विक्रय से लाभ अथवा हानि होती है, इस खाते के शेष लाभ हानि में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
इस पद्धति को जब परिसंपत्ति को किसी भाग से बेचा जाता है एवं ह्रास पर प्रावधान खाता खुला हो तब अपनाया जाता है। ये देखो, इसको भी एक बार देख सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत परिसंपत्ति निपटान खाते के नाम से एक नया खाता खोला जाता है। बेची गई परिसंपत्ति की मूल्य लागत को परिसंपत्ति खाते के नाम पक्ष में, मतलब क्रेडिट, डेबिट, नहीं नहीं, नाम पक्ष मतलब होता है, हाँ डेबिट, नाम पक्ष मतलब डेबिट। ऊपर मैंने नाम पक्ष को क्या लिख दिया, नाम पक्ष, ये नाम पक्ष मतलब डेबिट होता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाम पक्ष मतलब डेबिट, डीआर होगा, सीआर नहीं होगा, यहाँ पे डेबिट डेबिट होगा, ये डेबिट डेबिट डेबिट। एक तो ये क्या है, हिंदी बहुत मतलब ऐसी है, टिपिकल है थोड़ी, सबको समस्या आएगी हिंदी मीडियम वालों को। नाम पक्ष मतलब डेबिट में इस परिसंपत्ति के निपटान तिथि तक ह्रास पर प्रावधान संचय खाते में स्थित संचित राशि को परिसंपत्ति निपटान खाते के जमा पक्ष मतलब क्रेडिट में दर्शाया जाता है। इस विक्रय से वसूल वसूली गई शुद्ध राशि को इसी परिसंपत्ति निपटान खाते के जमा में लिखा जाता है। परिसंपत्ति निपटान खाते का शेष लाभ अथवा हानि को दर्शाता है, जिसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति का लाभ है कि यह संपत्ति निपटान से संबंध सभी लेन देनों के एक ही स्थान पर पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। परिसंपत्ति निपटान खाते को बनाने के लिए जिन रोवनामचों में प्रविष्टि की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है। ये आप देख सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसमें आगे है वर्तमान परिसंपत्ति में बढ़ोतरी एवं विस्तार। वर्तमान परिसंपत्ति को परिचालन के योग्य बनाने के लिए कुछ वृद्धि एवं तथा विस्तार की आवश्यकता होती है। यह वृद्धि विस्तार परिसंपत्ति का संपूर्ण भाग बन भी सकता है और नहीं भी। इस वृद्धि विस्तार पर व्यय की गई राशि को पंजीकृत कर परिसंपत्ति के जीवन के दौरान अपलिखित किया जाता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस प्रकार से अपव्यय की गई राशि मरम्मत और रखरखाव खर्चों के अतिरिक्त होती है। लेखांकन मानक 6 संशोधित में दिया गया है कि पहला, किसी भी परिसंपत्ति में वृद्धि अथवा विस्तार जो उसका संपूर्ण भाग बन चुकी है के उस परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में ह्रास लगाकर समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा, इस वृद्धि अथवा विस्तार पर ह्रास उसी दर पर लगाया जा सकता है जिस दर पर विद्यमान परिसंपत्ति पर लगाया जा रहा है। तीसरा, जहां वृद्धि अथवा विस्तार का स्वतंत्र अस्तित्व होता है एवं जिसे विद्यमान परिसंपत्ति के निपटान के पश्चात उपयोग में लाया जा सकता है, वहां ऐसी परिसंपत्ति पर स्वतंत्र रूप से इसके अपने उपयोगी जीवन पर ह्रास लगाना चाहिए। ये एक उदाहरण से समझा रखा है, इसको उदाहरण देख सकते हो आप, कोई ज्यादा जरूरी नहीं। अब इसका भाग दो है। भाग दो के अंदर एक तो प्रावधान है और एक संचय है। प्रावधान क्या होता है, ये देखो, कुछ खर्चे हानियां वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं क्योंकि यह व्यय अभी किए नहीं गए हैं, इसीलिए इनकी राशि सुनिश्चित नहीं है। सही शुद्ध लाभ निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी को जो उधार विक्रय करता है उसे पता है कि चालू वर्ष के कुछ देनदार या तो कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे या आंशिक भुगतान करेंगे। सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार सही एवं उचित लाभ हानि की गणना के लिए इसीलिए व्यापारी देनदारों से वसूली के समय संभावित हानि से बचाव के लिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करता है। इसी प्रकार से स्थायी परिसंपत्तियों की संभावित मरम्मत एवं नवीकरण के लिए प्रावधान कर सकता है। प्रावधान के उदाहरण हैं, पहला, ह्रास के लिए प्रावधान। दूसरा, डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। तीसरा, कर के लिए प्रावधान। चौथा, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। और पांचवा है मरम्मत एवं नवीकरण के लिए प्रावधान। यह ध्यान रहे कि व्यय एवं हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर खर्चा है। प्रावधान सर्जन व्यय के मिलान को सूचित करता है जिससे सही लाभ निकल आता है। लाभ हानि खाते के नाम पक्ष, नाम का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नाम का मतलब हो गया डेबिट, नाम का मतलब नाम का मतलब डेबिट, हाँ, में लिखने से प्रावधान का सर्जन होता है। तुलन पत्र बैलेंस शीट में प्रावधान की राशि को निम्न से किसी तरीके से देखा जा सकता है। पहला है परिसंपत्ति की ओर संबंधित परिसंपत्ति में से घटाकर।
उदाहरण के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को देनदारों की राशि में से घटाया जाता है तथा ह्रास पर प्रावधान को संबंधित स्थायी परिसंपत्ति में से घटाकर दर्शाया जाता है। दूसरा है तुलन पत्र में चालू देयताओं के साथ। उदाहरण के लिए करों के लिए प्रावधान, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान। प्रावधानों का लेखांकन। सभी प्रकार के प्रावधानों का लेखांकन लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए यहाँ संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखांकन व्यवहार को उदाहरण स्वरूप समझाया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जब भी व्यावसायिक लेन-देन उधार दिया जाता है तो देनदार खाता बनाया जाता है तथा इसके शेष को तुलन पत्र की परिसंपत्ति की ओर दर्शाया जाता है। ये देनदार 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सही देनदार वह होता है जिनकी वसूली निश्चित है। दूसरा, डूबत ऋण वह देनदार है जिनसे वसूली की कोई संभावना नहीं है तथा हानि की राशि जमा में लिखी जाएगी। जमा मतलब वही क्रेडिट। तीसरा, संदिग्ध ऋण वह देनदार होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उनसे पूरी राशि की वसूली की आशा नहीं है। अब ये देखो, इसको देख लेते हैं एक बार। व्यवसाय के अनुभव से पता लगता है कि ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करेगा, इसलिए इसे संदिग्ध ऋण माना जाएगा। यदि संदिग्ध देनदार भुगतान नहीं करते हैं तो सही लाभ अथवा हानि निकालने के लिए ऐसी संभावित हानि के लिए यह एक सामान्य व्यवहार है एवं आवश्यक भी कि संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कुल देनदारों पर सभी डूबत ऋण जिनकी पहले से ही जानकारी है को घटाकर एक निश्चित प्रतिशत से किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रावधान के सर्जन के लिए प्रावधान की राशि लाभ हानि खाते के नाम और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते के जमा में लिखी जाती है। नाम मतलब डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है। संदिग्ध ऋणों के प्रावधान एवं निम्न रोजनामचे की प्रविष्टि। लाभ हानि खाते में संदिग्ध ऋणों से नाम, प्रावधान की राशि से। आगे है संचय। लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय में संचित किया जा सकता है। इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अथवा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जैसे भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। संचय सर्जन से यह संभव है। प्रावधान भिन्न व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संचय लाभ का समायोजन है। संचय लाभ पर व्यय भार नहीं है। इसका उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है। संचय के रूप में लाभ को रोक लेने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण के लिए राशि कम रह जाएगी। इसे तुलन पत्र के देयता पक्ष की ओर पूंजी की मद के पश्चात संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दर्शाया जाता है। संचय के उदाहरण इस प्रकार हैं। सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूरक कोष, निवेश परिवर्तन कोष, पूंजी संचय, लाभांश समानीकरण, ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। अब है संचय प्रावधान में अंतर। देखो, अंतर का आधार, फिर प्रावधान, फिर संचय। प्रावधान और संचय में, ठीक है। पहला है मूल प्रकृति, लाभ पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा है लाभ का समायोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। संचय का मतलब होता है लाभ का समायोजन, और ये लाभ पर क्या है, चार्ज है। उद्देश्य क्या होता है, प्रावधान का उद्देश्य है इसका सर्जन चालू लेखा वर्ष की पहले से ही दी गई देनदारी अथवा खर्च के लिए किया जाता है, लेकिन जिनकी राशि निश्चित न हो। संचय का उद्देश्य क्या है, इसको व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बनाया जाता है। अगला आधार है कर योग्य लाभ पर प्रभाव। प्रावधान में क्या होगा, इससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है। संचय में इसका कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। चौथा आधार है तुलन पत्र में प्रस्तुतिकरण, मतलब बैलेंस शीट में। इसे यानी कि प्रावधान में परिसंपत्ति की ओर उस मद में से घटाकर दिखाया जाता है जिसके लिए इसका सर्जन किया जाता है। दूसरा, चालू देनदारियों के साथ देयता पक्ष की ओर दिखाया जाता है। संचय को बैलेंस शीट में इसे देयता पक्ष की ओर पूंजी के पश्चात दिखाया जाता है, देयता पक्ष में।
5वां है अनिवार्यता। प्रावधान की प्रावधान की व्यवस्था सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुरूप सही एवं उचित लाभ एवं हानि ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। लाभ न होने पर भी इसकी व्यवस्था की जाती है। जबकि संचय में क्या है? सामान्यतः संचय का प्रावधान प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है। लाभ न होने पर संचय करना संभव नहीं है। वैसे कुछ मामलों में कानून ने विशिष्ट संचय जैसे कि ऋण प्रतिशोधन संचय अनिवार्य कर दिया है। छठा है लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग। इसका उपयोग लाभांश के लिए नहीं किया जा सकता। किसका? प्रावधान का। जबकि संचय का उपयोग लाभांश वितरण के लिए किया जा सकता है। इसका नहीं, इसका किया जा सकता है। अब है संचय के प्रकार। व्यवसाय के लाभ को रोककर संचय का निर्माण या तो सामान्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकता है। पहला है सामान्य संचय। जब संचय निर्माण का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो इसे सामान्य संचय कहते हैं। इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं क्योंकि प्रबंधक इसे स्वतंत्र संचय से किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। सामान्य संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। विशिष्ट संचय। विशिष्ट संचय वह संचय होता है जिनका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है एवं इसका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य कुछ नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य होते हैं? पहला है लाभांश समानीकरण संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। संचय को इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, ये देख लेना ध्यान ध्यान से, रिजर्व। इस संचय यानी कि रिजर्व निर्माण लाभांश की दर की स्थिर रखने या समान रखने के लिए किया जाता है। लाभ के अधिक होने वाले वर्ष में राशि को लाभांश समानीकरण संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि किसी वर्ष में लाभ कम हुआ है तो इस संचय की हुई राशि को लाभांश की दर को समान रखने के लिए उपयोग लाया जाता है। अगला है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। इसका निर्माण दुर्घटना आदि के कारण कर्मचारियों के दावों के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाता है। कंपनसेशन फंड। तीसरा है विनियोग परिवर्तनशील कोष। इसका यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऐसे कुछ है ना ये। इसका निर्माण बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोग की कीमत में कमी की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। फ्लक्चुएशन फंड। अगला है ऋण शोधन संचय, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इस संचय का सर्जन ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। संचय को लाभ की प्रकृति के अनुसार जिसमें से इसका सर्जन किया गया है को आयगत संचय एवं पूंजीगत संचय में वर्गीकृत किया गया है। ऋण शोधन पर है ना, उसको आयगत संचय। ये क्या होता है? आयगत संचय में उन आयगत लाभों में सर्जन किया जाता है जो व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रियाओं का परिणाम होते हैं, अन्यथा जो लाभांश वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं। आयगत संचय के उदाहरण है। पहला है सामान्य संचय, दूसरा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, तीसरा निवेश परिवर्तन कोष, चौथा है लाभांश समानीकरण संचय, पांचवा है ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण। अगला है पूंजीगत संचय। पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। यह लाभ सामान्य संचालन गतिविधियों के कारण नहीं होते हैं। यदि कंपनी है तो इस संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने अथवा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। पूंजीगत लाभ जिन्हें पूंजीगत संचय माना जाता है, चाहे उन्हें इस रूप में हस्तांतरित किया गया है हो अथवा नहीं, के उदाहरण है। पहला है अंश अथवा ऋण पत्रों के जारी करने पर प्रीमियम, स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर लाभ, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ, स्थायी परिसंपत्ति एवं देयताओं के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, समामेलन के पूर्व लाभ, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ। अब इसमें देखो यहाँ पर है कि अंतर का आधार आयगत संचय और पूंजीगत संचय में अंतर क्या है। तो आयगत संचय और पूंजीगत संचय में अंतर क्या? पहला आधार देखेंगे, सर्जन का स्रोत। इसका सर्जन आयगत लाभ में से किया जाता है जो कि व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रियाओं से पैदा होता है, अन्यथा जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध रहता है। पूंजीगत संचय, इसका निर्माण मूलतः पूंजीगत लाभ में से होता है जो व्यवसाय के सामान्य परिचालन का परिणाम नहीं होते हैं और न ही उनका लाभांश वितरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
यद्यपि आयगत लाभों को भी इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है अंतर का आधार उद्देश्य। इसका सर्जन वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, अप्रत्याशित संभाव्यों का भुगतान करने या फिर विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। पूंजीगत संचय। इसका सर्जन कानूनी औपचारिकताओं अथवा लेखांकन रीतियों को निभाने के लिए किया जाता है। तीसरा है अंतर का आधार है उपयोग। इसमें आयगत संचय है। विशिष्ट आयगत संचय को उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, जबकि सामान्य संचय का लाभांश वितरण सहित किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। पूंजीगत संचय में इसे प्रचलित कानून में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे पूंजीगत कृत्यों को लेखा पुस्तकों में से समाप्त करना या बोनस अंश जारी करना। अगला है संचय का महत्व। एक व्यावसायिक फर्म के लिए भविष्य में होने वाले अप्रत्याशित खर्च एवं हानियों से बचाव के लिए कोई भी उचित प्रणाली स्थापित करना उचित रहेगा। कुछ मामलों में उसके लिए अधिक उचित रहेगा कि व्यवसाय के स्वामी लाभ में से कम भाग को निकालें, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवसाय की साधनों को बचाकर रखा जा सके। ऐसी किसी आवश्यकता का एक उदाहरण व्यवसाय परिचालन के पैमाने को विस्तार की आवश्यकता है। व्यवसायिक एवं लेखांकन में संचय की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध करती है। इस प्रकार से जो राशि अलग से रखी जाएगी वह निम्न उद्देश्य के लिए होगी। पहला, भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए। दूसरा, व्यवसाय की साधारण वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। तीसरा, ऋण पत्रों जैसे दीर्घ अवधि देयताओं का शोधन के लिए। लास्ट है गुप्त संचय यानी कि सीक्रेट रिजर्व। गुप्त संचय वह संचय होता है जिसे तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। यह दिखाए जाने वाले लाभ एवं कर देयता को कम पर दिखाने में सहायक होता है। किसी कमी के समय में अधिक लाभ दिखाने के लिए गुप्त संचय को लाभ में मिला दिया जाता है। प्रबंधक उचित से अधिक ह्रास लगाकर गुप्त संचय का सर्जन करते हैं। इसे गुप्त संचय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर के अंशधारक को इसका ज्ञान नहीं होता है। गुप्त संचय का सर्जन निम्न ढंग से भी किया जा सकता है। पहला, रहत्या स्कंद का अवमूल्यन यानी कि अंडर अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक। इन्वेंटरीज इन्वेंटरीज एंड स्टॉक, रहतिया और स्कंद। दूसरा है पूंजीगत व्यय का लाभ हानि खाते में लिखना, संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यकता से अधिक प्रावधान करना। तीसरा है संभाव्य देयता को वास्तविक देयता दिखाना। उचित सीमा तक गुप्त संचय के निर्माण को युक्ति संगत एवं सतर्कता तथा अन्य फर्मों से प्रतियोगिता को रोकने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रकार से ये 7 चैप्टरों में ये जो अकाउंटिंग है वो कंप्लीट होती है। और अब हम इसके PYQ करेंगे और उसके बाद में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।